So, hello everyone. I hope you all are doing good. So, in this video, we will talk about the next topic of thermodynamics, that is thermodynamic processes. So, let's start. So, today's topic is thermodynamic processes. So, first, we need to know what is process. तो एक सिस्टम जो कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए उसी को कहते हैं प्रोसेसर है। बस एक प्रोसेसर है जिस प्रोसेसर के अंडर में कोई गैस कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए उसको बोलेंगे प्रोसेस। तो सपोज एक सिस्टम है मेरे पास। अब इस प्रोसेस में बहुत तरह के चीज़ें हो सकता है। सपोज इस सिस्टम में अगर मैंने इस प्रोसेस के दौरान इस सिस्टम में हीट इनपुट भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव क्यू। हीट आउटपुट भी हो सकता है, मींस नेगेटिव क्यू। और ये सिस्टम वर्क कर भी सकता है, दैट इज पॉजिटिव वर्क। और इस सिस्टम पे वर्क हो भी सकता है, दैट इज नेगेटिव वर्क। सो कोई सिस्टम जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाए उसके दौरान उस सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, चाहे वो सिस्टम पे हीट हो या फिर सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। या फिर वो सिस्टम वर्क कर भी सकता है या फिर उस सिस्टम पे वर्क हो भी सकता है, दैट इज पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। बोथ द केसेस कैन बी पॉसिबल। नाउ एवरी प्रोसेस दैट इज इनफाइटाइज इन, जो कि कोई भी प्रोसेस जो कि इनफाइनाइटली स्लो हो, है ना, जो प्रोसेस जो कि इनफाइनाइटेसिमली स्लो हो, वैसे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं मींस कि ऐसे प्रोसेस में सपोज कि अगर कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल में पहुंच गया है तो वो इस तरह से वो जाएगा, इनिशियल से फाइनल में इस तरह से जाएगा और वो इतना स्लो होगा कि उसका हर एक इंडिविजुअल स्टेट्स, है ना, मैंने बोला इस बीच में जो भी इंडिविजुअल इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है क्या? मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत स्लो हो, इनफाइनिटेसिमल स्लो हो, बहुत स्लो हो, वैसे प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और उस प्रोसेस के दौरान उस प्रोसेस के हर एक इंटरमीडिएट स्टेट्स, सारे के सारे स्टेट्स इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसे को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और जब मैं इस इंटरमीडिएट स्टेट्स को किसी किसी प्लॉट कर दूं किसी कर्व में, सपोज किसी कर्व में प्लॉट कर दूं, तो इसको बोलते क्या? पाथ, है ना। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी सिस्टम जो कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया है सपोज, तो वो किसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो किसी प्रोसेसर के थ्रू जाएगा। उस प्रोसेसर के दौरान उस सिस्टम में हीट इनपुट भी हो सकता है, हीट आउटपुट भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू। या फिर उस सिस्टम पे वर्क सराउंडिंग करे या फिर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे, दैट इज पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। बोथ द केसेस कैन बी पॉसिबल। और अगर वो प्रोसेस इनफाइनाइटेसिमल स्लो है, मतलब बहुत स्लोली इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंचता है, वैसे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे, जो उस प्रोसेस के दौरान जो बीच बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे, वो सारे के सारे प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसे को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक
प्रोसेस। और इस इन इंटरमीडिएट स्टेट्स को अगर मैं एक ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, एक ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, तो उस प्लॉट करने के बाद जो मेरे को मिलता उसको कहते हैं पाथ। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसर पे मैंने बोला कि हीट सिस्टम पे हीट जाए या फिर सिस्टम से हीट बाहर निकले, दोनों पॉसिबल हैं। या फिर उस सिस्टम पे वर्क किया जाए या फिर वर्क उससे लिया जाए, दोनों पॉसिबल है। तो अपन वर्क का देखते, किसी किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है भाई? वर्क इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या हो सकता है? तो सपोज मैंने क्या बोला ना कि कोई सिस्टम इनिशियल सिस्टम फाइनल स्टेट में गया है, तो मैंने सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स को एक प्लॉट पे कवर किया, ठीक है। कोई प्लॉट है, ये चाहे P और V के अंडर में हो, P और T के हो, V और T के, कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला था कि इंटरमीडिएट स्टेट फंक्शंस क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट वेरिएबल क्या होता? P, V और T, ये तीनों है इंटरमीडिएट स्टेट वेरिएबल्स। तो मैंने बोला कि कोई सिस्टम है जो कि A से उसको B तक जाना है सपोज, तो इस A से B में जाने के लिए उसको डिफरेंट प्रोसेस से क्रॉस करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो इस तरीके से जाए, है ना, मतलब पहले वो C पे गया है फिर वो जाए B पे, या फिर हो सकता है कि वो कुछ पहले D पे जाए फिर जाए B पे, या फिर हो सकता है कि वो डायरेक्ट कुछ इस तरह का प्रोसेस है वो B पे जाए। तो मैंने बोला ये है फर्स्ट प्रोसेस, ये है सेकंड प्रोसेस और ये है थर्ड प्रोसेस। तो आपको मालूम है कि A से B तक, मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए बहुत से प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये मैंने इस प्लॉट में सिर्फ 3 बताया है, बट और भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इन 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 सभी प्रोसेसेस में आपको मालूम होगा ना कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम by the system can be seen as work is what? P dV integration means that area under curve of PV curve, है ना। PV कर्व में जो भी एरिया अक्रॉस करेगा उस कर्व के अंदर में, वही है वर्क। तो आपको मालूम होगा ना, प्रोसेस वन में एरिया ज्यादा है ना भाई, एरिया ज्यादा है। प्रोसेस 2 में एरिया थोड़ा कम है, प्रोसेस 3 में और एरिया कम है। मींस कि तीनों प्रोसेसेस में वर्क सेम नहीं है क्या भाई? तीनों प्रोसेसेस में वर्क सेम नहीं है। या फिर इसको कैसे कहते हैं कि तीनों पाथ में, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ और थर्ड पाथ, तीनों पाथ में वर्क डन बाय द गैस in this system the work is positive in all the cases. No, work is positive because it is under expansion, so volume increase कर रहा ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, तो ये वर्क पॉजिटिव ही होगा तीनों के केसेस में। लेकिन वर्क का जो वैल्यू है ना वो तीनों केसेस के लिए अलग अलग है। मींस मैं इस पे क्या कह सकता कि वर्क जो होता, वर्क इज व्हाट? अ पाथ फंक्शन। वर्क इज पाथ फंक्शन। आप लोगों ने फिजिक्स में जब पढ़ा होगा वर्क एनर्जी पावर, उसमें मैंने कहा होगा वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं है। वर्क एनर्जी पावर में जब आपने पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किस हाइट पे है, किस पोजीशन में है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में वर्क इज अ पाथ फंक्शन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो मैं डिफरेंट पाथ से अगर मैं जाऊं तो मेरे को वर्क डिफरेंट मिल सकता है। अब मैं बात करता हीट का। अगर भाई हीट, थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या होता है भाई? तो हीट इन थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको मालूम है कि किसी सिस्टम में सपोज कुछ ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप में इसके अंदर गैस फिल्ड है, तो मेरे को इसको हीट करना है। तो मेरे को हीट किस तरह से करूंगा मैं? नीचे से मैं हीट डालूंगा ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है,
एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मालूम पड़ता है कि हीट जो है ना, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। मतलब मैं किस पाथ से होके इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाऊं, हीट डिफरेंट सप्लाइड होंगे, है ना। सपोज मैंने इस गैस में इस गैस में मैंने हीट सप्लाइड किया, तो क्या होगा, ये इसका कुछ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सपोज वॉल्यूम पहले इतना था, ठीक है। जब 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 मैंने इस पे हीट किया तो वॉल्यूम पहले वी इनिशियल था, फिर हो गया वी फाइनल, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एक्सपेंशन हुआ। लेकिन जब मैं हीट सप्लाइड करूं बहुत ही स्लोली, है ना, अगर हीटिंग का जो प्रोसेस है, अगर हीटिंग प्रोसेस जो है अगर वो बहुत ही स्लो हो तो उस सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर मैं हीट सप्लाई करूं बहुत ही स्लोली, तो उस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब कि ये आइसोथर्मली मैंने इसको हीट से सप्लाइड किया है, तो इसी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया। लेकिन सपोज मैं बात करूं, अगर सेकंड केस का बात करूं, अगर किसी और तरीके से किसी सिस्टम में कुछ काम हो जाए। सपोज मैंने क्या बोला ना कि मेरे पास सेम गैस है, लेकिन अभी क्या है, वो एक कंपार्टमेंट में पैक्ड है। सपोज वो एक इस तरह के कंपार्टमेंट में पैक है जो कि आइसोलेटेड है। मींस कि इस सिस्टम से हीट क्रॉस नहीं कर सकता है। मैंने बोला ये आइसोलेशन यहां पे दिया है ताकि हीट इससे इधर उधर ना जाए। और मैंने क्या बोला कि यहां पे एक कंपार्टमेंट, यहां पे एक सपोज एक पार्टीशन है, एक पार्टीशन है जहां पे गैस फिल्ड है, सेम गैस है ना, सेम गैस। दिस initial that is the volume is what v initial only, and this is compartment x. Suppose this is x compartment and this is y compartment. The volume of y compartment is suppose vi dash. So ये इस तरीके से इस कंपार्टमेंट है कि दैट v इनिशियल प्लस v इनिशियल डैश इज सब मिला के v फाइनल आ रहा है। मतलब कि एक्सपैंड होके ये v फाइनल में पहुंच जाए। तो मैंने क्या बोला कि एक समय पे, किसी समय पे अचानक ये पार्टीशन ब्रेक हो जाए, ये पार्टीशन ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, गैस पूरे कंपार्टमेंट में फैल जाएगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा, वी फाइनल। तो अब देखो कि गैस का जो वॉल्यूम है वो वी इनिशियल से वी फाइनल पे पहुंच गया, जो मैं चाहता भी था, जो कि इस केसेस में भी हुआ ना। वी इसका जो वॉल्यूम था वो वी इनिशियल से वी फाइनल पे पहुंचा है। मतलब इनिशियल स्टेट वी आई था, फाइनल स्टेट वी एफ था। सेम चीज यहां पे हुआ है कि इनिशियल स्टेट इसका वी आई है और फाइनल स्टेट वी एफ है। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है कि गैस अचानक से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसको बोलते अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन। मतलब जब गैस का वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हो जाए, बहुत सडनली इनको उसका इंक्रीज हो जाए गैस का वॉल्यूम, वैसे केस को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन। और एक्सपेरिमेंटली यहां भी देखा गया कि अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन में जो टेम्परेचर होता अगेन कांस्टेंट ही होता है। तो यहां पे भी आप देखोगे तो कुछ हीट का फ्लो हुआ, क्या हीट फ्लो क्या हुआ भाई, जीरो। हीट फ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी वो गैस इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है। मींस कि अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे मैं डिफरेंट तरीके से जाऊं, या तो इस तरीके से जाऊं या फिर इस तरीके से जाऊं, मेरे को हीट जो उस सिस्टम को देना पड़ा वो अलग अलग है। उसमें सपोज अगर क्यू हीट था तो इसमें क्या है, जीरो। मींस कि हीट जो है वो एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। कितना हीट किसी सिस्टम को सप्लाई किया गया है वो एक पाथ पे डिपेंड कर रहा। क्लियर है क्या? तो मैंने यहां पे लिखा था हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज आल्सो अ पाथ फंक्शन। तो मैंने बोला कि हीट सप्लाइड जो होता है ना, ये भी पाथ फंक्शन है,
और वर्क डन ऑन अ सिस्टम और बाय अ सिस्टम इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क और हीट जब भी मैं बात करूंगा तो दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होंगे। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बहुत तरह के हो सकते हैं ना, तो मैंने बोला कि अब किस किस तरीके के होते हैं, तो अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। कितने तरह के हो सकते हैं? तो पहला जो एक तरीका है ना उसको क्लासिफाई करने का, वो है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन सपोज आप एग्जांपल ले लो, मैंने बोला दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, एक ए है और एक बी है। एक ए है और एक बी है। मैंने बोला कि ये जो ए टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है। और जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में ला दूं, जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में ला दूं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर फॉल करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और दोनों किसी खास टेम्परेचर पे जाके इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। मतलब ये शायद कितना होगा, 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास में जाके वो दोनों का हीट का फ्लो रुक जाएगा। मतलब दोनों के दोनों इतना टेम्परेचर पे जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। चलो भाई ये तो सिंपल सा चीज है, ये सबको मालूम है। लेकिन मैं पूछूँ क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं क्या करूं कि मैं दो ऑब्जेक्ट्स सेम दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी, दोनों का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है और मैं दोनों को कांटेक्ट में लाऊं तो क्या इसका टेम्परेचर अब फिर से 100 पे पहुंच जाए और इसका फिर से 50 पे पहुंच जाए? क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ भाई? ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें इनिशियल से फाइनल पे अपन चल तो जाएं लेकिन फिर से फाइनल से इनिशियल जाना पॉसिबल ना हो, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिर रिवर्सिबल क्या होगा भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो कि इनिशियल से फाइनल पहुंच जाए और फिर सेफली फाइनल से इनिशियल भी पहुंच जाए उस सिस्टम में, उसको बोलेंगे रिवर्सल। इसका एग्जांपल आपके बुक में दिया होगा, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। अगर मेल्ट आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वाटर से फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर और कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, ये दोनों पॉसिबल है। चाहे वाटर को बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट कर दो या फिर वेपर को सब कंडेंसेट करके फिर से वाटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेसेस जहां पे इनिशियल से फाइनल अपन पहुंच जाए और फिर फाइनल से इनिशियल फिर से पहुंच जाए, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और एक चीज आपको जानने की जरूरत है कि सपोज थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, चलो मैंने मान लिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस है और मैंने उसका पाथ मैंने शो किया, ये उसका इनिशियल है, ये उसका फाइनल है, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल वो इस पाथ से वो गया, सपोज अगर वो इसी पाथ से फिर से इनिशियल पहुंच जाए, इसको रिवर्सिबल तो कहेंगे ही, लेकिन ऐसे केसेस में एनर्जी का कोई भी लॉसेस नहीं होता, दैट इज नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी। ऐसे केस में एनर्जी का कोई भी लॉसेस नहीं होंगे और ऐसे केसेस को आइडियल केसेस भी बोलते हैं, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होगा भाई? प्रैक्टिकली देख लो, सपोज कि वो इनिशियल से फाइनल में इस पाथ से गया, तो हो सकता है कि वो फाइनल से इनिशियल वो इस पाथ से जाए, ये इनिशियल ये फाइनल गया, वो इस पाथ से आया फिर से इस पाथ से, तो इस कंडीशन में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी।
एनर्जी का लॉस होगा, और यही है प्रैक्टिकल कंडीशन। प्रैक्टिकल केसेस में रिवर्सिबल प्रोसेसेस अगर है भी, तो वो सेम पाथ से फिर से इनिशियल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा, वो किसी और पाथ से पहुंच पाएगा। और ऐसे केसेस में एनर्जी का लॉसेस होता है। लॉसेस होता है किस वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर उस सिस्टम में फ्रिक्शन है, या फिर विस्कोसिटी है, या फिर कुछ ऐसे डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस हैं सपोज, तो इन सब के वजह से रिवर्सिबल प्रोसेसेस में लॉस ऑफ एनर्जी होता है। अब भाई ये ठीक है, रिवर्सिबल में कुछ कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो भी होते हैं, वो इरिवर्सिबल क्यों होता भाई, क्यों होता? दो रीजन फॉर इरिवर्सिबिलिटी, किस वजह से कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है? तो उसके तीन तीन हो सकते हैं। अगर अगर वो प्रोसेस सडन हो, अगर वो प्रोसेस सडन हो, मतलब अगर वो प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक, प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक, मतलब क्वासी स्टैटिक मतलब क्या? वो प्रोसेस जो कि बहुत स्लोली इनिशियल से फाइनल पर जाए, उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। लेकिन अगर कोई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है, मतलब इनिशियल से फाइनल सडन गया है वो, जैसे एग्जांपल में आप देख लो तो फ्री एक्सपेंशन, जो भी अभी बताया मैंने, फ्री एक्सपेंशन, इस फ्री एक्सपेंशन में इस फ्री एक्सपेंशन में जो भी प्रोसेस हुआ है वो सडन है, और ऐसे प्रोसेस में रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं होता। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस में कभी कभी फ्रिक्शन और विस्कोसिटी आ जाता है। किसी किसी प्रोसेसेस में, जिस प्रोसेस में इंक्लूड्स फ्रिक्शन और विस्कोसिटी और कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस, अगर इन तरह के कुछ फोर्सेस अभी हैं अगर इस प्रोसेस में, तो वो सिस्टम इरिवर्सिबल ही होगा और वहां पे लॉसेस होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो भाई अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को अगर बहुत सारा, जो भी आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकारिक कोरिक प्रोसेस, तो इन सब प्रोसेसेस में पढ़ने के लिए कुछ एजम्पशंस लिया जाता, और वो क्या है भाई? दैट इज assumptions in thermodynamics। क्या क्या है भाई? तो पहला assumption जो है ना, कि सारे के सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस होंगे, सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, दैट इज एवरी प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दूसरा एजम्पशन क्या है कि उस प्रोसेस में फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये सब चीजें नहीं होंगी, मतलब विल नॉट इंक्लूड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, और कुछ कुछ तरह के जो भी लॉसेस वाले जो फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस नहीं होंगे। समझ में आया? मतलब जो भी पिस्टन्स अपन यूज करेंगे ना, वो मासलेस होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, और वहां पे कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। थर्ड एजम्पशन जो है ना, कि उन सारे सिस्टम में, जो भी सिस्टम अपन देख रहे हैं, उन सारे सिस्टम में आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन विल बी वैलिड। तो ये सब एजम्पशंस है जो कि आपको जरूरी है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को समझने के लिए। तो ये सब था आज का टॉपिक। अपन कल देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, और कौन कौन से प्रोसेस हैं, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, isothermal processes, adiabatic process, cyclic process, all these processes we will see in next video. Till now, thank you.